हेलो दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे। मैं आपका होस्ट क्रिश और आप देख रहे हो टेक विद क्रिश। तो अगर आप भी कोडिंग सीख रहे हो या प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो गिट और गिटअप आना आज के टाइम पे एक मस्ट मैंडेटरी स्किल हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर आपको गिट और गिटअप का जी भी नहीं आता और ना आपके पास कोई प्रीवियस नॉलेज है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो में हम गिट और गिटअप को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक लेके जाएंगे, और साथ ही साथ में हम जो सीखेंगे वो प्रैक्टिकल एग्जांपल से सीखेंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्ट। तो आज की वीडियो में हम गिट और गिटअप को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और इंटरव्यू लेवल तक प्रिपेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले कुछ रोड में बता देता हूँ कि हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे फंडामेंटल्स में। उसमें मैं आपको बताऊंगा वर्जन कंट्रोल के कुछ बेसिक्स बताऊंगा। फिर अगर आपके सिस्टम में गिट और गिटअप नहीं है तो मैं आपको सेट करके बताऊंगा कि कैसे सेटअप करना उनका। फिर हम कुछ कोर ऑपरेशंस देखेंगे कि हमारे पास स्टेजिंग कैसे करना है, कमिटिंग कैसे करना है, वो बताऊंगा। फिर हम कुछ ब्रांचिंग और मर्जिंग के कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। फिर हम गिट पुल फेच कैसे करते हैं वो बताऊंगा। गिट ऑथेंटिकेशन भी यहाँ पे बताने वाला हूँ। फिर हम कुछ ओपन सोर्सेज लाइक अगर मेरे पास ये आपने फाइल देखी होगी readme.md, ये क्या होती है उसके बारे में बताऊंगा। डॉट गिट इग्नोर ये क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, कुछ एडवांस पावर टूल्स होते हैं ये जो हमारे इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये हम लास्ट में ये भी कवर करने वाले हैं। और लास्ट में मैं आपको कवर कराऊंगा कुछ इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चंस। तो अब बिना देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम हमारे पास एक ऐसा टूल है, जब हम कोई भी कोड करते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस तो करते हैं ना। तो जो भी कोड किया मैंने उसके अंदर मुझे चेंजेस करना है, तो ये क्या करता है, उस चेंज को क्या करता है, ट्रैक करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। नहीं समझ में आया, एग्जांपल समझाता हूँ। ये मेरे पास एक क्या यहाँ पे, ये मेरे पास एक बैंक अकाउंट है, यहाँ पे ये मेरे पास एक बैंक अकाउंट है, ठीक है। अब क्या करता है, बैंक अकाउंट में क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, बैंक का स्टेटमेंट होता है, ठीक है। बैंक का स्टेटमेंट होता है। इस स्टेटमेंट में क्या क्या होता है, इस स्टेटमेंट में ये होता है कि हमने कब तो डेबिट किया ये बताता है, कब क्रेडिट किया अमाउंट उसको बताता है। तो ये क्या करता है, बैंक अकाउंट क्या करता है, जो हमारे पास स्टेटमेंट होता है उसके अंदर क्रेडिट कब हुआ और डेबिट कब हुआ वो बताता है। अब सेम आप इसको ऐसे समझो, जब भी हम कोड लिखते हैं या प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं ना। जो हम कोड बनाते हैं और जो प्रोजेक्ट बनाते हैं उसकी इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। बस इतना सा ध्यान रखो। तो आप ये मैंने क्या बताया कि बैंक अकाउंट में क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, ठीक है। वो स्टेटमेंट में क्या क्या होता है उसके अंदर बताता है कि हमारा कब अमाउंट डेबिट हुआ कब क्रेडिट हुआ वो बताता है। अब इसको हम हमारे यहाँ पे समझो कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, हमारा कोड और प्रोजेक्ट होता है ना, उसके अंदर हमारी इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं। यहाँ भी इंफॉर्मेशन सेव हो रही है कि भाई कब तेरा डेबिट हुआ कब क्रेडिट हुआ। अब यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन सेव होती है कि तेरा प्रोजेक्ट कब सेव हुआ, ये इंफॉर्मेशन सेव हो रही है। और वो इंफॉर्मेशन सेव होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। बस इतना सा वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनना, जैसे मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेता हूं, इसमें ध्यान से देखना। मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, ठीक है। ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में मैंने डे 1 पे कुछ काम किया, ठीक है, डे 2 पे कुछ काम किया, ठीक है। अब मेरे पास क्या हुआ, जो मैंने डे 3 में काम किया उसका कोड मेरे पास क्या हुआ, उसका कोड मेरे पास उड़ गया, ठीक है। उसका कोड मेरे पास उड़ गया तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, जो हमारे डे 1 और डे 2 का कोड था, जो हमारा कोड था उसको क्या करेगा, सेव करके रखेगा। तो अगर हमारा डे 3 का कोड खराब हो गया तो हमारा डे 1 और डे 2 का कोड है ना उसको हम वापस ला सकते हैं, किसकी हेल्प से, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। बस इतना सा वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है। अब इसके कुछ एडवांटेज देख लो। एडवांटेज में बोल रहा है कि जो मेरे पास डेटा का लॉस होता है ना, डेटा का लॉस, उसमें रिस्क है ना, रिस्क बिल्कुल जीरो है, तो मेरा डेटा यहाँ पे लॉस नहीं होने वाला। फिर बोल रहा है यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे हम टीम वर्क में अच्छा काम कर सकते हैं, मतलब एक साथ मल्टीपल डेवलपर्स यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है यहाँ पे टाइम ट्रेवलिंग का मतलब ये है कि अगर मेरे पास यहाँ पे डे 3 का कोड चला गया तो मैं पुराना कोड वापस लेके आ सकता हूँ। बस इतना सा हमारे पास वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, समझ में आ गया। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्जन कंट्रोल कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अपने पास आता है लोकल वर्जन कंट्रोल। नाम से ही पता लग रहा है, लोकल का मतलब क्या होता है कि मेरे पास जितने भी सारे वर्जन होते हैं, सारे वर्जन मेरे पास एक कंप्यूटर पे सेव होते हैं। ये मेरे पास एक कंप्यूटर है, तो इस सिंगल कंप्यूटर पे अगर मेरे पास सारे वर्जन सेव होते हैं उसको बोलते हैं हम लोकल वर्जन कंट्रोल। सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइज का नाम से पता लग रहा है कि मेरे पास क्या होता है, एक मेरे पास सेंट्रल सर्वर होगा। उस सेंट्रल सर्वर पे सारे डेवलपर एक साथ काम करेंगे।
सारे डेवलपर एक साथ काम करेंगे। तो सेंट्रलाइज का मतलब मेरे पास एक सेंट्रल सर्वर होगा, उस पर सारे डेवलपर्स क्या करेंगे, एक साथ काम करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मेरे पास कॉलेज है, कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं भाई, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं। तो ये क्या करते हैं, जब भी कोई असाइनमेंट वगैरह देते हैं तो गूगल ड्राइव होता है ना, गूगल ड्राइव, उसके ऊपर ये सेम फाइल को यूज करते हैं, सेम फाइल को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एक मेरे पास क्या करते हैं, लिंक दे दी गूगल ड्राइव की, उस पर क्या करते हैं भाई, ए स्टूडेंट है वो भी इस पे सेव करेगा, बी स्टूडेंट है वो भी असाइनमेंट इसी पे डालेगा। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल होता है हमारा सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल वर्जन। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन सिस्टम, इसके ऊपर हमारा गिट काम करता है, इसके ऊपर हमारा गिट काम करता है। तो इस पे क्या होता है, हमारे पास हर डेवलपर के पास प्रोजेक्ट की पूरी कॉपी होती है। जैसे मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, ये मेरे पास प्रोजेक्ट है ए। अब क्या होता है, जितने भी डेवलपर है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास डेवलपर ए है, ये मेरे पास डेवलपर बी है। तो क्या होता है, इस प्रोजेक्ट की कॉपी इसके पास भी होगी, इसके पास भी होगी। ये क्या करेंगे, अपना मैनुअली काम करेंगे, ये अपना मैनुअली काम करेंगे। और आगे हम एक मर्जिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे, लास्ट में क्या करेंगे, इन ब्रांचेज को मर्ज कर देंगे। बस इतना सा होता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये है ना, ये हमारा इंडस्ट्री जो अभी जो मार्केट चल रहा है, उस मार्केट में हम गिट और गिटहब को बहुत अच्छे से यूज करता है। तो उसमें हम यूज करते हैं सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम को। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम गिट क्या होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा मेन कंटेंट से। सबसे पहले हम देखते हैं गिट क्या होता है। तो गिट हमारे पास कुछ नहीं होता, गिट सिंपल सा हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर होता है, ये किस पे चलता है, ये रन होता है हमारे कंप्यूटर पे। ठीक है, तो मेरे पास गिट क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो मेरे पास कंप्यूटर पे चलता है। ये क्या करता है, ये टूल क्या करता है, ये हमारे पास जितने भी मेरे पास चेंजेस होते हैं उनका रिकॉर्ड रखता है। ये मेरे पास कोई भी चेंज हुआ उसका रिकॉर्ड रखेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, गिट मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जो मेरे पास कंप्यूटर पे रन होता है। सिस्टम मेरा ये मैं बोल देता हूँ, इस मेरे पास सिस्टम है, इस पे रन होता है। ये एक टूल ऐसा है जिसपे हमारे पास जितने भी सारे रिकॉर्ड होते हैं, मैंने क्या चेंज किया भाई, जैसे मेरे पास कोई कोड था, उसमें मैंने डे 1 को क्या कोड चेंज किया, डे बी को क्या चेंज किया। ये क्या करता है, जितने भी रिकॉर्ड होते हैं उनको क्या करता है, सारा रिकॉर्ड अपने पास रखता है। तो ये मेरे पास क्या होता है, गिट होता है। समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इसके हाईलाइट्स दे रखी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको आगे गिट और गिटहब का दोनों का सेटअप भी करके बताऊंगा। अभी आपको मैं एक छोटा सा रिकेप दे रहा हूँ कि गिट और गिटहब क्या होता है, सिंपल सा। ठीक है, तो यहाँ पे हाईलाइट में क्या बोल रहा है कि जो इसका जो परफॉर्मेंस होता है, परफॉर्मेंस का मतलब इसके अंदर जो भी ऑपरेशंस होते हैं, उन जो ऑपरेशंस होते हैं वो बहुत वेरी फास्ट होते हैं। बस इतना सा ध्यान रखो, जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो फास्ट होते हैं। ब्रांचिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, ब्रांचिंग सिस्टम का मतलब है कि जैसे मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, उससे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे पास एक मेन ब्रांच चाहिए। एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, ये मेन ब्रांच है, तो मैंने यहाँ पे ब्रांच ए निकाल दी, इसकी सब ब्रांच बी निकाल दी। तो क्या करेंगे, डेवलपर्स क्या करेंगे, अलग अलग काम कर सकते हैं। बस गिट पे ये सिंपल सा इसका यहाँ पे ब्रांचिंग सिस्टम होती है। ठीक है, फिर बोल रहा है डाटा क्रिप्टोग्राफी, मतलब मेरे पास इनक्रिप्शन का यूज करता है। ये इनक्रिप्शन का यूज करता है ताकि मेरे पास जो भी मेरे पास कोड होता है, जो मैं प्रोजेक्ट में जो कोड बनाता हूँ उसको क्या कर सके, सेव कर सके। ठीक है, बस यही मेरे पास गिट है। गिट क्या एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम पे चलता है अपने पास। ये क्या करता है, जितने भी रिकॉर्ड होते हैं उनको हमारे पास अपने पास रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, हमने गिट देख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ गिटहब क्या होता है एक्चुअल में। तो गिटहब क्या होती है, जैसे मेरे पास गिट एक सॉफ्टवेयर होता है, वैसे मेरे पास गिटहब मेरे पास क्या होती है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास गिटहब है। ये मेरे पास एक वेबसाइट होती है। कैसी वेबसाइट, गिटहब क्या काम करता है, ये मेरे पास स्टोर करता है, स्टोर कोड, और उस जो कोड स्टोर होता है उसको क्या करता है, मैनेज करता है, मैनेज कोड। तो गिटहब एक सिंपल सी वेबसाइट है जिसके ऊपर हम कोड लिखते हैं, उसको मैनेज करता है और अपने पास रखता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब जो हमने कोड उसको दिया और उसने मैनेज किया, मतलब क्या है, अब जो मैंने इसको कोड दिया, उस कोड में मैं कोई भी चेंज कर सकता हूँ। भाई मैंने क्या किया, कोड में एक लाइन दी, 2 लाइन लिखी, एक लाइन को मैं चेंज कर सकता हूँ, उस लाइन को मैं वहां से डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, उसको चेंज कर सकता हूँ, उसको डिलीट कर सकता हूँ। किसके अंदर कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ गिटहब के अंदर। तो गिटहब के अंदर मैं कोड स्टोर करूंगा, मैनेज कर सकता हूँ, और जो मैंने कोड स्टोर और मैनेज किया उसको मैं वहां से चेंज भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ। अब एक चीज और ध्यान देखना, एक इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अब जो मेरे पास गिटहब होता है, गिटहब के अंदर जो भी मैं कोड है, मेरे पास कोड है, उसको मैं स्टोर करता हूँ, इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में करता हूँ भाई, फोल्डर्स की फॉर्म में करते हैं। हमारे डेली लाइफ में भी जो भी हम काम करते हैं, जैसे हम डेस्कटॉप पे फोल्डर बना लिया, उसके अंदर हमारा कोड दे दिया, या हमारे पास उसमें इमेजेस है उसको स्टोर कर ली, या और भी कोई वीडियोस वगैरह उसको भी स्टोर कर लेते हैं। तो गिटहब पे क्या होता है, जो कोड होता है वो स्टोर किसके होता है, इन द फॉर्म ऑफ फोल्डर्स।
अब हम हमारी लैंग्वेज में जैसे मुझे फोटोज, अगर मतलब फोटो के लिए कोई फोल्डर चाहिए तो मैं फोटो के लिए फोल्डर बना लूंगा। वैसे गिटहब के ऊपर जो फोल्डर होता है, अब उसको गिट की लैंग्वेज में हम क्या बोल देते हैं, उनको बोल देते हैं हम रिपोजिटरीज। ठीक है, तो जो भी हम कोड सेव करते हैं वो किसकी फॉर्म में करते हैं, फोल्डर्स में। और गिट की लैंग्वेज में उसको क्या बोल देते हैं, रिपोजिटरीज। ये बहुत हेवी वर्ड है, तो आगे हम जब भी मैं आपको बोलूं, मैं जब भी आपको रेपो बोलूं तो आप समझ जाना हम रेपोजिटरी की बात कर रहे हैं। बस इतना सा ये गिटहब होता है, सिंपल सी वेबसाइट होती है जो मेरा कोड मैनेज करती है, स्टोर करती है। अब यहाँ पे इसके कुछ डिफरेंस दे रखे हैं, आप देख सकते हो। ये लोकली भी चलता है हमारे पास, मतलब हमारे पास सिस्टम पे चलता है। और जो मेरे पास गिटहब होता है ये इसकी कुछ ये हमारी वेबसाइट होता है, मतलब ये सर्वर पे चलता है। ठीक है, फिर इसके इंस्टॉलेशन की बात करें तो ये हमारे पास लोकल मशीन का मतलब क्या होता है, अगर मैं लोकल मशीन की बात करता हूँ मतलब मेरे पास कंप्यूटर या मेरे पीसी के ऊपर चलेगी, तो ये मेरे पास गिट होता है, वो मेरे पास कहाँ पे चलता है, गिट कहाँ पे चलता है, मेरे पास लोकल सर्वर पे चलता है, मतलब मेरे पास मशीन पे चलता है, कंप्यूटर पीसी पर। और जो मेरे पास गिटहब होता है वो मेरे पास एक वेबसाइट होती है, उस सर्वर वो बोलते हैं, उसको सर्वर पे चलता है। समझ में आ गया। पर्पज क्या होता है इसका, पर्पज बताया था। ये क्या करता है, ट्रैक करता है चेंजेस को। ठीक है, और ये क्या करता है, ये हमारे पास जो भी कोड होता है उसको क्या करता है, इसको स्टोर करके रखता है। समझ में आ गया। फिर क्या बोलता है यहाँ पे, इसकी इंटरफेस की बात करें तो इसका इंटरफेस होता है वो होता है कमांड लाइन इंटरफेस। और यहाँ पे हम इसको डेवलपमेंट, एक हमारे पास डैशबोर्ड होता है उसकी फॉर्म में होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये सिंपल सा गिट और गिटहब का था, इतना समझ में आ गया। मैं आपको क्या करता हूँ, गिट और गिटहब का दोनों का सेटअप करवा देता हूँ। अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉलेशन है तो आप इस वीडियो को स्किप करके आगे से देख सकते हो। अब हम क्या करते हैं, गिट और गिटहब का दोनों का इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमें कौन कौन से यहाँ पे टूल्स चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि VS कोड कैसे इंस्टॉल करेंगे। अब ये VS कोड है ना, ये हम अगर मैक यूजर है उसके लिए भी यही चलेगा, और अगर आप विंडोज हो उसके लिए भी यही चलेगा। अब हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे गिट बैश को डाउनलोड कैसे करते हैं। ये हमारे पास स्पेशलिस्ट विंडोज के लिए है, विंडोज वाले यूज करेंगे गिट बैश। और अगर आपके पास मैक है तो आप टर्मिनल यूज कर सकते हो। वैसे तो बाय डिफॉल्ट टर्मिनल ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, अगर नहीं है तो आप ऐप स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम VS कोड कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो ब्राउजर में आके सर्च करना है VS कोड फॉर मैक। जैसे सर्च करोगे आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है, ये आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर आपके पास विंडोज है तो आप विंडोज यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपके पास लिनक्स वगैरह तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। मेरे पास मैक है, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना। जैसे आप मैक पे क्लिक करोगे आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। मैं वो करके दिखा देता हूँ एक बार। जैसे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, इंस्टॉल हो गया। आपको सिंपली इसमें ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा, मेरे पास ऑलरेडी VS कोड है तो यहाँ पे मैं रिप्लेस में स्टोर करूंगा और स्क्रीन से एडिट कर दूंगा। तो जैसे मैं VS कोड सर्च करूंगा ये मेरे पास VS कोड आ जाएगा यहाँ पे, और आप देख सकते हो ये अपना VS कोड का इंटरफेस है। तो ये VS कोड आप यहाँ पे अगर आप मैक यूजर है तो वो भी आप यही यूज करोगे, और अगर आपके पास विंडोज है तो आप यही करोगे। तो ये हमारा VS कोड का सेटअप हो गया। ठीक है, ये हमारा VS कोड का सेटअप हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर विंडोज है तो आप गिट बैश यूज करोगे, और अगर आप मैक यूजर हो तो आप यहाँ पे टर्मिनल यूज करोगे। तो मैं आपको बताता हूँ टर्मिनल कैसे यूज करना है। तो टर्मिनल देख लेते हैं। तो आपको कमांड स्पेस क्लिक करना है और आपको सिंपली यहाँ पे टर्मिनल सर्च करके उस पर क्लिक करना है। तो ये हमारा टर्मिनल का इंटरफेस होगा। अब सिंपली यहाँ पे हमारा गिट का काम कर सकते हैं। अब विंडोज के लिए मैं आपको गिट बेस बता देता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, गिट बेस कर लेते हैं। तो आपको ब्राउजर में सर्च करना है गिट SCM मैक और विंडोज के लिए। अब सिंपली जैसे इस पे क्लिक करोगे आपको ये वेबसाइट मिलेगी गिट इंस्टॉल। इस पे क्लिक करोगे तो आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब ध्यान से देखना, अगर आप विंडोज यूजर हो तो आप सिंपली यहाँ पे विंडोज पे क्लिक करोगे और आप यहाँ पे सिंपल से इस पे क्लिक करोगे गिट फॉर विंडोज। अगर आपके पास ARM64 है उस पे क्लिक कर सकते हो, या X64 दोनों में से कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे इंस्टॉल करोगे सिंपल से, जैसे मैंने आपको मैक का टर्मिनल बताया था ना, वैसा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आपको मैं करके तो यहाँ पे नहीं दिखा सकता, मेरे पास मैक है। और अगर आप मैक यूजर हो तो आपको यहाँ पे मैक पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप सिंपली ब्रेव पे जाके ये इंस्टॉल कर सकते हो। अगर मैं आपको इंस्टॉल करके ये बताऊंगा ना तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। आप 5 से 10 मिनट अपना देके आप एक बार इंस्टॉल करके रख लो। अगर आप लिनक्स हो तो आप लिनक्स वाले यहाँ से इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि विंडोज वाले कैसे करेंगे। सिंपल यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे, गिट फॉर डाउनलोड विंडोज पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे डाउनलोड यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। आप सिंपली इसको फिर कुछ चेक पॉइंट्स आएंगे, चेक मार्क्स आएंगे, उस पर चेक मार्क करते जाओ, सब पे क्लिक राइट करते जाओ और आपको वहां से क्या हो जाएगा, गिट बेस इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, मैक वाला भी सिंपल ऐसे काम करना है। ठीक है, इतना हो गया। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सिस्टम में आपने VS कोड इंस्टॉल कर लिया होगा, और अगर विंडोज हो तो आप गिट बेस आपने इंस्टॉल कर लिया होगा, और अगर आप मैक वाले हो तो आपके पास टर्मिनल में बाय डिफॉल्ट आता है। ठीक है, इतना हो गया। प्रोफाइल बना लेते हैं गिटहब पे। तो आपको यहाँ पे सिंपली इस पे आगे सर्च करना है गिटहब। जैसे गिटहब सर्च करोगे आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। अब अगर आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट बनाया हुआ है तो आप यहाँ पे साइन अप कर लो। अदरवाइज आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे अपनी मेल डालनी है। मेल डालने के बाद आपको साइन अप फॉर गिटहब करना है। जैसे साइन अप फॉर गिटहब करोगे तो जैसे आप साइन अप फॉर गूगल पे क्लिक करोगे आपके पास एक फॉर्म मिलेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल या कंटिन्यू विद एप्पल कर सकते हो। अदरवाइज क्या करना है, आपको यहाँ पे अपनी मेल डालनी है। तो मैं रेंडम मेल डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके पासवर्ड लगाने हैं। जिस यहाँ पे जो अपनी मेल है उसके यहाँ पे पासवर्ड लगा लेने हैं। तो आप कोई भी यहाँ पे रेंडम पासवर्ड लगा लिया मैंने। फिर अपना यहाँ पे यूजर नेम आपको बनाना है। तो आप कोई भी यूजर नेम बना लो। तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पे टेक विथ कृष्ण। मैंने अपना यूजर नेम बना लिया, कुछ भी बना दिया। यहाँ पे आपको यहाँ पे कंट्री में इंडिया रखना है। फिर आपको यहाँ पे ईमेल प्रेफरेंस पे क्लिक करके आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है।
जैसे आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे आपका अकाउंट बन जाएगा। मैंने यहाँ पे पासवर्ड वगैरह गलत डालने, ठीक है, तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने यहाँ पे मेल डालो, पासवर्ड डालो, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपने गिटहब इंस्टॉल कर लिया होगा। जैसे आप गिटहब इंस्टॉल करोगे आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये क्या है, हमारा डैशबोर्ड है इसका गिटहब का। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपको सिंपली यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो आपको अपनी प्रोफाइल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे ग्रीन ग्रीन क्या दिखा रहा है, ये बता रहा है कि तुमने आज एक कंट्रीब्यूशन किया, आज के डेट में आपने एक कंट्रीब्यूशन किया है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक ऑप्शन मिलता है रेपोजिटरीज का, जो मैंने आपको बता दिया थी रेपोजिटरीज क्या होती है। तो ये हमारा रेपोजिटरीज का होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गिटहब में एक रेपोजिटरी बनाएंगे। रेपोजिटरी का मतलब क्या होता है, एक फोल्डर बनाएंगे जिसमें हमारा कोड स्टोर होगा। तो रेपोजिटरी बनाने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे आओगे और जैसे आप रिपोजिटरी पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक न्यू का ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपली इस न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपल सा अपना रिपोजिटरी का नाम डालना है। तो मैं रिपोजिटरी का नाम डाल लेता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट डेमो नाम से मैंने रिपोजिटरी का नाम डाल दिया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर आपको दिखाएगा इज अवेलेबल तो मतलब वो आप रिपोजिटरी का नाम ले सकते हैं। अभी डिस्क्रिप्शन अभी के लिए स्किप करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको पब्लिक रख सकते हैं, यहाँ पे प्राइवेट का ऑप्शन भी रहता है, अभी हम पब्लिक करके देख रहे हैं। एक यहाँ पे ऑप्शन है ऐड redmi.md, ये हमारे पास एक फाइल होती है redmi.md। आपको सिंपली इस पे ऑन पे क्लिक कर देना है और आपको सिंपली यहाँ पे क्रिएट, उनको कुछ नहीं छेड़ना, आपको सिंपली यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करोगे तो आपके लिए ये आपकी पहली रेपो बन के तैयार हो गई है, मतलब आपका पहला प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया है। अब आप देखो, आपने रेडमी में क्या डाला था, जो आपने नाम दिया था रिपोजिटरी का, वो हमारे पास redmi.md में आ गया है। अब क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इसको एडिट भी कर सकते हो, अभी के लिए हम नहीं कर रहा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब क्या करता हूं, आप यहाँ पे सिंपली देखते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको इनिशियल कमिट। मतलब क्या होता है, ये जो हम भी कोई भी कमिट करते हैं, मतलब कमिट का मतलब होता है चेंज। अभी आगे में बहुत डिस्क्रिप्शन में देखने वाले हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे जब भी कमिट लिखा होता है, मतलब क्या होता है, वो इनिशियल कमिट होता है। जैसे हम कमिट चेंज कर देंगे तो यहाँ पे जो हम करंट में जो कमिट करेंगे वो वाला आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ आपके लिए, यहाँ पे आपको सिंपली इस पे redmi.md पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे अब यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो इसको, मैं आपको एडिट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ भी दे देता हूँ, मैं बोल देता हूँ यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ दिस इज क्रिश, ठीक है, दिस इज क्रिश। यहाँ पे मैंने सिंपल सा दे दिया। अब आपको चेंज करना है। अब अगर आप चेंज नहीं करोगे ना तो ये कमिट वहाँ पे चेंज नहीं होगा। अब जैसे मैंने इसमें redmi.md में चेंज किया, आपको सिंपली यहाँ पे कमिट चेंजेस पे क्लिक कर देना है। कमिट करने के बाद आपको यहाँ पे मैसेज देना होता है। मैं यहाँ पे मैसेज ऑलरेडी जो मैसेज दे रखा है कि ऐड डिस्क्रिप्शन अबाउट क्रिश टू ऐड redmi, मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड किया है। मैसेज देना, अपना रैंडम कोई भी मैसेज दे सकते हो। ये देने के बाद आपको यहाँ पे कमिट चेंजेस पे क्लिक कर देना है। अब ध्यान से देखना, अब मेरे पास क्या था, पहले मेरे पास यहाँ पे क्या था, जो मेरी रेपो थी, रेपो कहाँ पे गई मेरी, यहाँ पे रेपो ये रही। स्टूडेंट डेमो के अंदर मेरे पास एक redmi.md फाइल है। अब यहाँ पे अपने रेपो देखने के लिए आप सिंपली रिपोजिटरी पे क्लिक करोगे। जैसे आप रिपोजिटरी पे क्लिक करोगे आपकी रेपो यहाँ पे मिल जाएगी। रेपो देखने के बाद अब अभी मैंने चेंज किया था, क्या मैंने चेंज किया था कि दिस इज क्रिश, ठीक है। तो मैंने अपनी रेपो में क्या चेंज किया, मैंने बोल दिया भाई मैंने यहाँ पे चेंज किया कि मैंने डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया दिस इज क्रिश। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे जो ऑप्शन मिल रहा है ये मिल रहा है कि ऐड डिस्क्रिप्शन अबाउट क्रिश टू redmi, ये हमने अभी किया है। मतलब जो इनिशियली जो हम कमिट करते हैं, मतलब कमिट का मतलब चेंज करते हैं, वो यहाँ पे आ जाएगा। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आप रेपो कैसे बनाते हैं। और अगर आप VS कोड में कभी भी कहीं भी गुम हो जाओ तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करके अपनी प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे आपकी प्रोफाइल पे आप अपने आप आ जाओगे और आपने जो रेपो बनाई है वो आपको सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब हम VS कोड का सेटअप देख लेते हैं। VS कोड में हम कैसे फोल्डर इंजेक्ट करेंगे। तो आई होप आपने VS कोड भी इंस्टॉल कर लिया होगा, आपने टर्मिनल भी इंस्टॉल कर लिया होगा और आपने गिट बैश भी इंस्टॉल कर लिया होगा। ये तीनों चीज आपकी हो चुकी होगी। अब स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि गिट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो गिट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है कि हम कौन से अकाउंट में चेंजेस कर रहे हैं, कौन से अकाउंट में, मेरे पास अकाउंट है बहुत सारे, तो मैं कौन से अकाउंट में क्या कर रहा हूं, चेंजेस कर रहा हूं। मतलब कि मुझे गिट से, अभी आपको पता है ना गिट क्या है, अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, एक बार अब ये समझो फिर हम अपनी स्टार्ट करते हैं रियल जर्नी। गिट से मुझे गिटहब में कुछ चेंजेस करना है, गिट से मुझे गिटहब में कुछ चेंजेस करना है। उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, उसके लिए मेरे पास यूजर नेम होना चाहिए। भाई किस यूजर नेम से कर रहा हूँ, वो किस ईमेल से मुझे वहां पे लॉगिन है। तो मेरे को क्या करना है,
जब भी मैं क्या करता हूँ गिट से गिटहब में जब भी कोई चेंजेस करता हूँ तो वहां पे मेरे लिए क्या होना चाहिए, यूजर नेम होना चाहिए और मेरे पास ईमेल होनी चाहिए। इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब ये चीज देखो, अब यहां से क्या कर सकते हैं हम गिट कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें 3 चीज देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम यूजर नेम कैसे सेट करते हैं। तो यूजर नेम के लिए हमें यूज करना होता है गिट कॉन्फ़िग माइनस ग्लोबल। अब यहाँ पे क्या है ग्लोबल। अब आपके पास कॉन्फ़िगरेशन कितने टाइप की होती है, कॉन्फ़िगरेशन 2 टाइप की होती है। एक तो मेरे पास लोकल कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक मेरे पास ग्लोबल। लोकल का मतलब मेरे पीसी वगैरह में, लैपटॉप वगैरह में चलने वाला, ग्लोबल मतलब मुझे गिटहब पे करना है, ठीक है। तो अब यूजर नेम आपको कॉन्फ़िग करने के लिए आपको सिंपल सा लिखना होगा गिट कॉन्फ़िग माइनस ग्लोबल यूजर नेम, और आपको यहाँ पे वो यूजर नेम देना है जो आपने जब अपना अकाउंट बनाया था, किसका, जब आपने गिटहब पे अपना अकाउंट बनाया था, जो यूजर नेम दिया था वो यहाँ पे देना है। सेम आपको अपनी ईमेल से कॉन्फ़िग करना है। तो सेट कैसे करोगे, गिट कॉन्फ़िग माइनस ग्लोबल यूजर, और यहाँ पे आपको अपनी ईमेल जो आपने कहाँ पे दी थी, आपने गिटहब पे दी थी, ठीक है। और ये क्या है, माइनस लिस्ट क्या बताता है कि आपके पास कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन है, ये सब बताता है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा रियल जर्नी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको टर्मिनल पे करते हैं, और अगर आप विंडोज वाले हो तो गिटबेश ऑन कर लो। तो चलते हैं हम अपने टर्मिनल पे। हम आगे अपने टर्मिनल पे, अब हमें यहाँ पे यूजर नेम और मेल सेट करना है। तो यूजर नेम के लिए आपको ये कॉन्फ़िगरेशन यूज करना है, और यहाँ पे मेल के लिए आपको ये कॉन्फ़िगरेशन यूज करना है। तो आपको लिखना है गिट, फिर आपको लिखना है कॉन्फ़िग माइनस ग्लोबल, फिर आपको यूजर डॉट नेम, और ये आपको वो नेम देना है जो आपने गिटहब में अपना नाम दिया था। तो अपना अब जो आपने नाम दिया वो आप एंटर करके आपको एंटर करना है। ये अपना कॉन्फ़िग हो गया। अब इसकी क्या कर लेते हैं, मेल कॉन्फ़िग कर लेते हैं। तो गिट कॉन्फ़िग माइनस ग्लोबल। अब यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, यूजर डॉट, यहाँ पे देखना यूजर डॉट ईमेल लिखनी है। ये ईमेल वो देनी है, ये ईमेल वो देनी है जो आपने कहाँ पे दी थी, गिटहब का अकाउंट बनाया था उस टाइम दी थी, ठीक है। तो आपको डबल इनवर्टेड में मेल लिख देनी है। तो मैं मेरी मेल लिख देता हूँ techwithkrish45@gmail.com। ये मैंने मेल दे दी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपने किया है उनको देखने के लिए आपको माइनस लिस्ट यूज करना है। तो आप लिखोगे गिट कॉन्फ़िग माइनस लिस्ट। जैसे आप एंटर करोगे आपके पास क्रेडेंशियल हेल्पर आ जाएंगे बहुत सारे। तो आपने अपने अकाउंट में कौन सा यूजर नेम दिया था, अपना यूजर नेम ये दिया था, ठीक है। आपने मेल कौन सी दी थी, आपने ये मेल दी थी। तो क्रेडेंशियल हेल्पर सिंपली क्या होता है, जो हमारे यूजर नेम पासवर्ड वगैरह जो भी स्टोर करता है उसको हम क्रेडेंशियल हेल्पर बोलते हैं। तो हमने क्या किया, हमने सिंपल सा काम किया है, जो हमने यूजर नेम सेट कर लिया और ईमेल सेट कर लिया अपनी कॉन्फ़िगरेशंस के लिए, ठीक है। और जब हमें देखना होता है, फाइनल देखना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम माइनस लिस्ट यूज करते हैं। उससे क्या करते हैं, हमारे पास क्रेडेंशियल्स हेल्पर्स, सारे क्रेडेंशियल हेल्पर्स सारे आ जाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, हम बाकी का काम जितना भी है हम सारा इस पे भी कर सकते हैं, बट जब हम अपने आईडी पे करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा मोर क्लियरिफाई होगी, टर्मिनल पे नहीं करने वाले। तो अब चलते हैं अपने VS कोड पे, वहाँ पे सेट करते हैं। तो हम आगे अपने VS कोड पे, अब आपको सिंपली एक फोल्डर बनाना है। तो आप फाइल में जाके ओपन फोल्डर पे क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करके आपके पास एक यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। आप सिंपली इस पे क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे आपके पास वो फोल्डर यहाँ पे ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो जो अपने पास जो फोल्डर बनाया है गिट डेमो, वो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे ओपन हो गया। तो आपको सिंपल क्या करना है, VS कोड में एक फोल्डर बनाना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमने रेपो बनाई है, रेपो के जो प्रोजेक्ट हमने गिटहब पे बनाया, उस गिटहब को हम कहाँ पे लेके आएंगे, अपने VS कोड में लेके आएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाया, किस पे, जो भी हमने गिटहब पे प्रोजेक्ट बनाया है उसको किस पे लेके आएंगे, हम अपने VS कोड पे लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोन क्या बोलता है, क्लोन क्या बोलता है, ए रेपोजिटरी इन योर लोकल मशीन। मतलब क्या करना, हमें एक अपनी जो रेपो बनाई गिटहब पे उसको हम लोकल मशीन पे लेके आना। अब आपके पास यहाँ पे लोकल वर्ड आया। अब अपने पास दो चीज होती है, यहाँ पे दो पार्ट्स होते हैं किसके, एक होता है मेरे पास लोकल और एक होता है मेरे पास रिमोट, ठीक है। लोकल का मतलब क्या हो गया, मेरा पीसी या मेरा लैपटॉप, ठीक है भाई। और रिमोट का मतलब मेरा गिटहब, मतलब मेरे को गिटहब से अपने पीसी के अंदर क्या लेके आना है, वो प्रोजेक्ट लेके आना है। उसके लिए मैं यूज करता हूँ क्लोन को। तो क्लोन यूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, गिट क्लोन। और यहाँ पे एक लिंक देनी होती है। ये लिंक क्या होती है, ये हमें देनी होती है यहाँ पे HTTPS स्टैंडर्ड ये की होती है, वो देनी पड़ती है। ये हमें कहाँ से मिलेगी, ये मिलेगी हमें, आपको सिंपली अपनी रेपो के अंदर आ जाना है। जैसे अपने रेपो क्या होगा, यहाँ पे कोड पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे HTTPS की एक लिंक मिलेगी। आपको सिंपली इसको ऐसे कॉपी कर लेना है। अब आपको क्लोन करने के लिए क्या करना है, आपको लिखना है गिट क्लोन और आपको यहाँ पे अपनी लिंक दे देनी है। तो चलो करके देख लेते हैं इसको। अब आपको टर्मिनल ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलेगा
जैसे आप इस पर क्लिक करोगे और आपको सिंपली यहाँ पे टर्मिनल पे आ जाना है, ठीक है। तो आपको जो भी परसेंटेज से पहले चीज होती है वो ये बताती है कि अभी प्रेजेंट में कौन से फोल्डर में हो। तो अभी हम प्रेजेंट में गिटहब फोल्डर में, गिट डेमो फोल्डर में है। अब मुझे क्या करना है, वो जो रेपो बनाई थी उसको यहाँ पे लेके आना है। उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, मुझे सिंपल लिखना है गिट क्लोन, और जो आपने लिंक कॉपी करी थी, कहाँ से, इस कोड के अंदर जो आपने लिंक कॉपी करी थी, सिंपल वो यहाँ पे क्या करना है, आपको पेस्ट करना है और गिट और यहाँ पे क्लोन लिखना है और आपको सिंपली एंटर करना है। जैसे एंटर करोगे आपके पास कुछ चीजें आएगी, एक बार के लिए इनको इग्नोर करो। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, यहाँ पे आपके पास क्या था, जो आपने रेपो बनाई थी, रेपो के अंदर क्या मेरे पास एक readme.md थी। भाई चेक कर लेते हैं क्या यही कंटेंट था। तो जो मेरे पास यहाँ पे readme.md थी उसमें यही कंटेंट था, ठीक है। मतलब मेरे पास प्रोजेक्ट था वो यहाँ पे आ गया, किसमें, गिटहब में आ गया। अब अभी भी मेरे पास जो मेरा मेन फोल्डर है, मेरा मेन फोल्डर कौन सा है, मेरा मेन फोल्डर यहाँ पे गिट डेमो, ठीक है। तो बट मुझे काम किसमें करना है, मुझे काम करना है स्टूडेंट डेमो में। तो आपको यहाँ पे कमांड लिखनी होती है। कमांड क्या होती है वो मैं बता देता हूँ आपको। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे फिलहाल मैं कौन से फोल्डर में हूँ, मैं गिट डेमो नाम के फोल्डर में हूँ। मुझे कौन से फोल्डर में आना है, मुझे स्टूडेंट डेमो नाम के फोल्डर में आना है। मुझे क्या करना है, मैं एक बड़ा फोल्डर है मेरे पास, ठीक है, कौन सा, ये, इस फोल्डर का नाम मेरे पास क्या है, गिट डेमो, ठीक है। मुझे कौन से फोल्डर में जाना है, मुझे छोटे फोल्डर में जाना है। उस छोटे फोल्डर का नाम है स्टूडेंट डेमो। जब मुझे एक बड़े फोल्डर से छोटे फोल्डर में आना हो, मैं कमांड यूज करता हूँ cd, इसको बोलता हूँ मैं चेंज इन डायरेक्टरी, ठीक है, cd। और यहाँ पे मैं क्या लिखना होता है, उस कौन से फोल्डर में जाना है, मतलब कौन से फोल्डर में मुझे जाना है, उस फोल्डर का यहाँ पे नेम आएगा। चलो करके देख लेते हैं। फिलहाल मैं कौन से फोल्डर में हूँ, गिट डेमो नाम के फोल्डर में हूँ। जब परसेंटेज से पहले जो भी फोल्डर का नेम होता है वो मेरे पास क्या होता है, उस फोल्डर में। अब मुझे किस में जाना है, मुझे स्टूडेंट डेमो में जाना है। तो आपको लिखना है cd, फिर आपको कौन से फोल्डर में जाना है, आपको लिखना है स्टूडेंट, और यहाँ पे स्टूडेंट का आगे क्या है, डेमो। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हो आप कौन से फोल्डर में आ गए, अब आ गए आप स्टूडेंट डेमो के अंदर, ठीक है। अब इस फोल्डर में आप आ गए, ठीक है। अब आपके पास क्या होती है, दो टाइप की फाइल होती है। कौन सी दो टाइप की फाइल होती है, यहाँ पे बता देता हूँ। इससे पहले मैं कर लेता हूँ, इसको यहाँ से इरेज कर लेता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ एक बार। अब आपको क्या करना है, आपके पास जो भी आपके पास फोल्डर है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी फाइल्स है, उनको देखने के लिए हमारे पास दो टाइप की फाइल होती है। एक होती है मेरे पास नॉर्मल फाइल। नॉर्मल फाइल्स में मेरे पास कौन कौन सी आती है, नॉर्मल फाइल में मेरे पास आती है readme.md, और मेरे पास एक होती है हिडन फाइल्स। अब नॉर्मल फाइल्स होती है, उनको देखने के लिए हम एक कमांड यूज करते हैं ls। उससे क्या होती है, हमारे पास जो भी हमारे पास readme.md होगी, या हमने और कोई फाइल बनाएंगे index.html, वो वाली दिखाता है। हिडन फाइल्स के लिए हम यूज करते हैं ls-a। इससे क्या होता है, ये जितनी भी हिडन फाइल्स होती है वो सारी हमें दिखाता है। अब वो चेक करके बताता हूँ। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास नॉर्मल फाइल्स को हम चेक करते हैं। नॉर्मल फाइल्स से मैं बोल देता हूँ यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले चेक करते हैं। एक फाइल और बना लेता हूँ आपके लिए, मैं बोल देता हूँ यहाँ पे, इसको बनाता हूँ index.html, और इसमें मैं सिंपल सा एक पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ। इतना आपको पता होगा, index.html एक इंडेक्स की उसकी HTML की फाइल होती है। मैं बोल देता हूँ यहाँ पे हेलो क्रिश, ठीक है। मैंने एक पैराग्राफ बना लिया, उसको सेव कर लिया, ठीक है। अब मुझे देखना है कि मेरे पास नॉर्मल फाइल कौन सी है। तो नॉर्मल फाइल देखने के लिए मेरे पास नॉर्मल फाइल कौन सी यहाँ पे, index.html और readme.md। तो क्या करना है, आपको सिंपल ls बना के और एंटर करना है। तो आपको दिखा देगा आपके पास नॉर्मल फाइल कौन सी है। तो ये आपके पास नॉर्मल फाइल है। हिडन फाइल देखने के लिए आपको यूज करना होगा ls-a। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, ls-a, जैसे आप क्लिक करोगे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपके पास एक 3 फाइल एक्स्ट्रा मिलेगी। यहाँ पे ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है जितनी मेरे पास फाइल है वो सब दे दो। मैं आपको एक बार वापस करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको क्लियर कर देते हैं। मैं बताता हूँ आपके पास ls कौन सी फाइल है। तो ls में आपके पास सारी नॉर्मल फाइल आ गई, और जैसे ls-a करोगे आपके पास जितनी भी हिडन फाइल्स थी वो सारी आ गई। तो दो टाइप की फाइल्स होती है अपने पास, वो सारी दोनों टाइप की फाइल हम यहाँ से आराम से देख सकते हैं। अब ए का मतलब क्या है, यहाँ पे ए का मतलब है जितनी भी मेरे पास हिडन फाइल्स है, ए का मतलब ऑल फाइल्स। मेरे पास हिडन फाइल्स भी दे दो, नॉर्मल फाइल्स भी दे दो, जितनी मेरे पास सारे फाइल्स है सब दे दो, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब कुछ खिलवाड़ करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, गिट स्टेटस। जो आगे देखेंगे ध्यान से, गिट स्टेटस क्या करता है, आपके पास जो भी आपके पास फाइल्स है उसके बारे में, फाइल्स के बारे में क्या देता है आपके पास, न्यूज दे देता है आपके पास, ठीक है। तो आप करके देखते हैं गिट स्टेटस क्या होता है। तो आप सिंपली यहाँ पे लिखोगे गिट और लिखोगे स्टेटस। जैसे आप गिट स्टेटस लिखोगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ चेंजेज आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे,
कि मेरे पास इंडेक्स मेरे को दिखा रहा है अनट्रैक्ड फाइल है भाई, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, इसको रीनेम कर देता हूँ, मैं बोल देता हूँ यहाँ पे टैग विथ क्रिश कर देता हूँ, ठीक है भाई, टैग विथ क्रिश कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, कमांड एस से सेव कर ली। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्लियर करके अब चेक करता हूँ गिट स्टेटस क्या आ रहा है। गिट स्टेटस मेरे पास क्या आ रहा है अभी, ये मेरे पास आ रहा है। अब देखो मैंने क्या किया, इस फाइल को यहाँ पे चेंज किया कर दिया, readme.md को मैंने कर दिया टैग विथ क्रिश, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब क्या आपको ये लग रहा है कि ये वाला चेंज हमारे पास वहाँ पे गिटहब पे भी हुआ है? चेक कर लेते हैं, अभी इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, यहाँ से अपनी रेपो देख लेते हैं। अपनी रेपो अभी भी readme.md में वही कंटेंट है, मतलब मेरे पास readme.md में कोई चेंज नहीं हुआ, मैंने अपने लोकल सिस्टम पे चेंज किया, ठीक है, कर दिया। अब मेरे पास मैंने क्या किया, index.html मेरे पास क्या थी, यहाँ पे बिल्कुल पहले थी नहीं, ठीक है, readme.md मेरे पास यहाँ पे थी, ठीक है। तो मेरे पास जो फाइल पहले से थी उसको तो मैंने क्या किया, मॉडिफाई किया, मतलब मेरे पास पहले क्या था, सिर्फ दिस इज क्रिश था, अब यहाँ पे मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास मैंने एक फाइल ऐड कर दी, उस फाइल को मैंने क्या बोला, अनट्रैक्ड फाइल्स। तो आपके पास 4 टाइप के फाइल्स होते हैं, वो कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास 4 टाइप के फाइल्स होते हैं। अब मेरे पास 4 टाइप की स्टेजेस होती है। 4 टाइप की कौन कौन सी होती है? सबसे पहले अनट्रैक्ड, जो मैंने आपको बताया था। अनट्रैक्ड का मतलब न्यू फाइल दैट्स गिट डज नॉट, ये क्या बोल रहा है कि हमने एक नई फाइल ऐड कर दी, वो फाइल किसके पास नहीं है, वो मेरे पास गिटहब के पास वो फाइल नहीं है। तो यहाँ पे मैंने जो आपके पास index.html बनाई थी आपके लिए, ये मेरे पास क्या यहाँ पे अनट्रैक्ड फाइल है। अनट्रैक्ड का मतलब मेरे पास रेपो में नहीं है, उस रेपो में नहीं थी, ठीक है। दूसरी आती है मेरे पास मॉडिफाइड का मतलब मैंने क्या किया, वो फाइल मेरे पास जो मॉडिफाइड फाइल है, वो फाइल मेरे पास गिटहब पे तो है, बट मैंने उस गिटहब वाली जो मेरे पास फाइल थी उसमें मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और मैंने जो चेंज किया है वो चेंज मैंने कहाँ पे किया है, मेरे लोकल सिस्टम में किया चेंज। अब यहाँ पे देखो आप ध्यान से, मेरे पास readme.md थी वो मेरे पास कहाँ पे थी, वो मेरे पास यहाँ पे थी, देख लो ये readme.md। अब मैंने क्या किया, इसको चेंज कर दिया, पहले मेरे पास इतना सा था, अब मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया। तो मॉडिफाई का मतलब क्या होता है कि readme.md को मैंने मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। एक होती है स्टेज का मतलब क्या होता है कि मेरे पास, आप जैसे इसको ऐसे समझो एग्जांपल, जैसे आपके पास अगर आप रिलेशनशिप में हो, अगर आपको शादी करनी है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपका एंगेजमेंट होता है, सबसे पहले आपका एंगेजमेंट हो गया, उसके बाद आपकी क्या होगी, फिर आपके पास आपकी शादी होगी, ठीक है। तो एंगेजमेंट और शादी से बीच में आपकी कहाँ पे शादी होती है, आपकी स्टेटस, यहाँ पे स्टेज होता है ना आपके पास, स्टेज, ठीक है। तो आपकी एंगेजमेंट कहाँ पे होगी, स्टेज पे होगी। तो अब ये मान लो एक इंटरमीडिएट स्टेज जहाँ पे मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, ये तो मेरा रिलेशनशिप में हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मतलब हो गया कि यहाँ पे मैंने जो फाइल थी मेरे पास, यहाँ पे मैंने ऐड भी कर दी, कमिट भी कर दी, आगे बताऊंगा क्या होता है ये। जो मेरे पास यहाँ पे कमिट करने के लिए जो मेरे पास फाइल रेडी है उसको बोलता हूँ मैं स्टेज फाइल। तो मेरे पास इट फाइल इज रेडी टू कमिटेड। अनमोडिफाइड का मतलब मैंने उसमें कोई चेंज नहीं किया। अब ये अनमोडिफाइड कौन सी होगी, गिटहब से मैंने प्रोजेक्ट उठाया, उसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया। तो मैंने आपको क्या कर दिया, सारी फाइल्स के बारे में बता दिया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं ऐड और कमिट क्या होता है। तो ऐड क्या होता है, ऐड होती है मेरे पास ऐड न्यू और चेंज फाइल इन अवर डायरेक्टरी टू गिट। मतलब मेरे पास जो मैंने फाइल बनाई है उसको मुझे कहाँ पे पहुंचानी है, मुझे कहाँ पे ऐड करनी है, गिटहब पे, ठीक है, गिटहब पे ऐड करनी है, उसको बोलते हैं गिट। फिर बोल रहे हैं यहाँ पे देन डायरेक्टरी टू द गिट स्टेजिंग एरिया। स्टेजिंग एरिया क्या होता है, एग्जाम्पल से समझना। स्टेजिंग एरिया क्या होता है, ऐसे समझो जैसे आपके पास एक यहाँ पे फोल्डर, आपके पास आपकी सबसे पहले एग्जाम्पल देखो, आपकी सबसे पहले क्या होती है, एंगेजमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या होती है, फिर आपकी शादी होती है। अब एंगेजमेंट होती है, उसको हमने क्या बोल दिया कि मेरे पास ऐड प्रोसेस है, ऐड वाली कमिट कमांड है। मतलब मेरे पास स्टेजिंग होगी, स्टेजिंग का मतलब ये होता है कि आप एंगेजमेंट कहाँ करोगे, आप स्टेज पे एंगेजमेंट करोगे, तो मतलब एंगेजमेंट वाली मेरी ऐड कमांड होगी। शादी मतलब मेरा फाइनल काम हो गया, मतलब मैं अब बंध चुका हूं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कमिट। तो मेरे पास स्टेजिंग एरिया वो होता है जहां पे मुझे क्या करना होगा, मुझे ऐड करना हो, ठीक है। अब पहले हम ऐड कमांड प्रैक्टिकल कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कमिट क्या होता है। तो ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ऐड करने के लिए क्या करना है, उसको सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। अब मैं आपको बोलता हूँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ गिट ऐड, मुझे ऐड करनी है। अब सिंपली ऐड पे क्लिक करो और मुझे कौन सी फाइल करनी है, मुझे index.html करनी है। जैसे आप क्लिक करोगे
अब उसके बाद आप स्टेटस देखोगे git डॉट स्टेटस, तो आपको वो ग्रीन दिखेगा, मतलब मेरे पास ये मेरी स्टेज हो गई है, मतलब मेरे पास ये अब कमिट के लिए रेडी हो गई है फाइल। ये बोल रहा है अब ये फाइल मेरे कमिट के लिए रेडी हो गई है। अब मुझे क्या करना है, मैं एक और आपके पास बना देता हूँ, ये बना CSS डॉट स्टाइल डॉट CSS बना देता हूँ, स्टाइल डॉट CSS। ठीक है, अब देखना, ध्यान से देखना, क्लियर कर रहा हूँ इसको। अब मैं सबसे पहले देखता हूँ गिट स्टेटस। देखो आप, ये मेरी क्या हो गई थी, ये मेरी कमिट मैंने अभी करी थी। ठीक है, ये मेरे पास मॉडिफाइड है और ये मेरी अनट्रैक्ड है, मतलब ये मेरी गिटहब पे नहीं थी। अब मुझे क्या करना है, एक फाइल को करने के लिए, ध्यान से देखना, एक फाइल को करने के लिए, ऐड करने के लिए, एक फाइल को करने के लिए मैं क्या बोलता हूँ, गिट ऐड और फाइल का नेम, फाइल का नेम। अगर मुझे एक साथ मुझे सारी फाइल्स को ऐड करना हो तो मैं क्या बोलूंगा, मैं सिंपल बोलूंगा ऐड गिट और सिंपल डॉट लगा देते हैं। अब करके देख लेते हैं। अब मेरे पास क्या है, ये दोनों मेरे पास अभी भी क्या है, मेरे पास मॉडिफाइड मतलब अनट्रैक्ड फाइल है। अब मुझे क्या करना है, इनको ऐड करना है, तो मैं बोलूंगा गिट ऐड। अब मैं क्या करूंगा, आपको सिंपल यहाँ पे डॉट लगा वो क्लिक करना है। अब अगर आप स्टेटस चेक करोगे, गिट स्टेटस देखो आप एक बार, अब आपके पास जितनी फाइल थी सारी क्या हो गई, अब ये कमिट के लिए रेडी होगी, मतलब ये सब स्टेज हो गई। समझ में आ गया मैंने क्या किया, जो मेरे पास सबसे पहले मैंने ट्रैक, जो फाइल मेरे पास थी वो क्या थी, सबसे पहले वो मैंने सिंपल चेंजेस किया था उनमें। अब जो चेंज किया है उसको मैं ऐड कर रहा हूँ, किसके लिए, मुझे कमिट करके मुझे गिटहब पे डालना है। ये मेरे पास लोकल सिस्टम पे काम कर रहा हूँ। अभी ये चेंजेस आपको मैं दिखाता हूँ, क्या ये यहाँ पे हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा। यहाँ पे सिंपल वही चीजें पड़ी है जो मेरे पास पहले थी, अभी रीडमी भी वही है ना, मेरे पास यहाँ पे index.html आई ना, मेरे पास यहाँ पे style.css आई। समझ में आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है कमिट करना है। कमिट के लिए क्या करना है मुझे, कमिट के लिए मुझे सिंपल सा काम करना है, गिट कमिट, मुझे लगाना है -m और यहाँ पे सम मैसेज। ये सम मैसेज का मतलब आपको जब भी क्या करते हो, आप कोई चेंज करते हो या कमिट करते हो, कमिट का मतलब सिंपल एक चीज याद रखो, कमिट का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में चेंज करना। जब भी चेंज करते हो भाई, जैसे मैं बोल देता हूँ कि मैंने अपने कोड में चेंज किया कि मैंने HTML की जगह CSS फाइल यूज करी, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि मैं जहाँ पे मैंने HTML फाइल थी उसकी जगह मैंने CSS फाइल यूज करी है। करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्लियर कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे मुझे लिखना है गिट। अब मुझे कमिट के लिए क्या करना है, कमिट। अब मुझे लिखना है माइनस, यहाँ पे लिखना है m और मुझे मैसेज देना है। क्या मैसेज दूँ, मैं दे देता हूँ कि मैंने यहाँ पे रेडमी को चेंज किया था ना, रेडमी को मैंने चेंज किया था, तो या मैं बोल देता हूँ इंडेक्स वाले के लिए बोल देता हूँ मैंने ऐड, यहाँ पे आना, यहाँ पे लिखना है तेरे को ऐड पैराग्राफ। ठीक है, ऐड पैराग्राफ। अब सिंपल आपको इंटर करना है। जैसे क्लिक करोगे अब आपके पास 3 फाइल चेंज हो चुकी है, 3 फाइल चेंज हो चुकी है, मतलब चेंज का मतलब कमिट हो चुकी है। ठीक है, तो हमने ऐड भी कर दिया, कमिट भी कर लिया। स्टेटस देख लेते हैं, गिट स्टेटस का मतलब ऑन मेन ब्रांच। अभी ब्रांचिंग छोड़ दो, ब्रांचिंग भी बता दूंगा क्या होता है। ऑन मेन ब्रांच यहाँ पे बोल रहा है कि मेरे पास जितनी फाइल थी नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन। नथिंग टू कमिट का मतलब मेरे पास क्या है, मेरे पास जितनी भी चीजें थी सारी क्या हो गई, कमिट हो गई। ठीक है, तो आपने ऐड कर ली, कमिट कर ली। अब मुझे क्या करना है, अब अगली स्टेप देखते हैं। अब देखते हैं पुश कमांड क्या होती है। तो हमने क्या क्या कर लिया, हमने ऐड कर लिया। ठीक है, ऐड के बाद मैंने क्या कर लिया, कमिट कर लिया। अब मुझे कमिट कर लिया। अब मेरे पास क्या है, ध्यान से देखना, ये मेरे पास लोकल सिस्टम है मेरा। अब मुझे इसको कहाँ पे कमिट, यहाँ पे कहाँ पे लेके जाना है, मुझे मेरे पास मेरे गिटहब पे लेके जाना है, गिटहब पे लेके जाना है। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने ऐड कर ली, ठीक है, कमिट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, पुश करना है उसको। पुश कहाँ करना है, पुश करना है मुझे गिटहब पर। तो पुश के लिए क्या बोलता है, अपलोड अवर लोकल रेपो। लोकल रेपो कहाँ पे है, मेरे पास अपने VS कोड पर है। कंटेंट टू रिमोट रेपो मतलब मेरी रिमोट रेपो कौन सी है, मेरे पास गिटहब पर जो रेपो है। समझ में आ गई। अब इसके लिए हम यूज क्या करते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं गिट पुश ओरिजिन मैन। जैसे ही मैं ये लिखूंगा, ये कमांड यूज करूंगा, कौन सी, गिट पुश ओरिजिन मैन। जैसे ये कमांड यूज करूंगा, आपने जितनी भी चेंजेस किए, जो भी आपने एडिट करी है फाइल, आपने index.html ऐड करी थी, style.css ऐड करी थी, आपने रेडमी भी एक चेंज किया था, सारे चेंजेस आपके कहाँ शो होने लग जाएंगे, आपके गिटहब पे। करके देख लेते हैं। तो अब क्या करता हूं मैं, आपको यहाँ पे ये कमांड पुश कर देते हैं उसको। तो अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आप मैं सबसे पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, पुश करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, गिट पुश, यहाँ पे लिखना आपको ओरिजिन और आपको मैन। क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक करोगे,
आपके पास जितनी फाइल्स थी, आपने जो चेंजेस किया था, जो नई फाइल ऐड बनाई थी, वो मेरे पास वो फाइल कहाँ पहुंच गई, वो फाइल मेरे पास कहाँ पहुंच गई, मेरे गिटहब पे पहुंच गई। चेक कर लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा मेरे पास वो फाइल आ गई। आप देख लो आप, मतलब मैंने क्या किया, जैसे ही मैं पुश करूंगा तो मेरे जितनी मेरे पास फाइल मैंने बनाई थी, कहाँ पे, मेरे लोकल पे बनाई थी, वो सारी फाइल मेरे पास यहाँ पे आ गई। आप देख सकते हो, मजा हो गया। यहाँ पे मैंने ये क्या है, ये मैंने क्या किया था, जब मैंने कमिट करा था तो मैंने मैसेज पास किया था। आप अलग अलग मैसेज पास कर सकते हो, सारे के लिए मैंने एक करके आपको दिखाया था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, पुश ने क्या कर दिया, पुश ने क्या कर दिया, जो हमने यहाँ पे लोकल सिस्टम पे काम कर रहा था उसको उसने अपने गिटहब पर पहुंचा दिया। ठीक है, सारे चेंजेस भी हो गए। तो हमने सारी मेन चीज तो ये देख ली कि हमने इट ऐड कर ली, कमिट कर दिया, पुश कर दिया, इतनी चीज समझ में आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास फोल्डर है स्टूडेंट डेमो नाम से, वहां पे मैं एक फोल्डर और बनाता हूँ। तो हम क्या करते हैं, जब भी मेरे को एक फोल्डर से आउट आना, बाहर आना हो, तो मुझे यूज करना होता है cd डॉट डॉट। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि आप फोल्डर से कहाँ जाओ, फोल्डर से बाहर आ जाओ। ठीक है, अब मुझे नया फोल्डर ऐड करने के लिए मुझे ये क्या कमांड यूज करनी है। जब मेरे पास मैं उस फोल्डर से बाहर आ गया, मुझे एक स्टूडेंट डेमो नाम का फोल्डर है, मुझे बोलता है एक लोकल रेपो नाम का एक फोल्डर ऐड करना है। तो जब मुझे फोल्डर का करना हो, फोल्डर एक नया फोल्डर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, न्यू फोल्डर ऐड करना हो, तो मुझे कमांड लिखनी होती है mkdir, और उसको यहाँ पे बोल दूंगा मैं लोकल रेपो। ठीक है, mkdir क्या बोलता है, mkdir का मतलब होता है मुझे एक नया फोल्डर बना के देना है। अभी हम चेक कर लेते हैं, आपको वेरीफाई हो जाएगा, क्लियर कर लेते हैं इसको। अब मैं आप क्या बोलता हूँ, मैंने बोला आपके पास cd डॉट डॉट, जैसे मैं बोलूंगा अब मैं बाहर आ गया। कहाँ पे आ गया, सबसे पहले स्टूडेंट डेमो में था, बिल्कुल था। अब मैं स्टूडेंट डेमो से कहाँ से पहुंच गया, किट डेमो पहुंच गया। अब मुझे एक नया फोल्डर बनाना है, मैंने बोला mkdir आपको लिखना है, उसमें कौन सा फोल्डर का नेम देना है, मैं बोलता हूँ लोकल रेपो नाम से फोल्डर बना दूं एक। चलो लोकल रेपो बना दूं, बना दिया। अब क्या करते हैं, देखो इधर देखो, आप लेफ्ट साइड में देखो क्या चमत्कार हुआ है। जो फोल्डर बनाया था सबसे पहले स्टूडेंट डेमो था, उससे बाहर आए तो कौन से, गिट डेमो में आ गए। अब हम कौन से फोल्डर में हैं, अब गिट डेमो में है, बट हमने एक फोल्डर बनाया कौन सा, लोकल रेपो नाम से, ये फोल्डर बन गया। अब मुझे स्टूडेंट डेमो से किस में जाना है, मुझे किस में जाना है, गिट डेमो में जाना है। तो जब एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाना है तब क्या यूज करते थे, cd। अब कौन से फोल्डर में जाना है, लोकल डेमो में जाना है। जैसे लोकल डेमो करूंगा, क्लिक करूंगा, अब देखो क्या मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, अच्छा cd लोकल, क्या फोल्डर का नेम क्या था, रेपो था, मैंने डेमो लगा दिया रेपो। ठीक है, जैसे क्लिक करूंगा अब हम लोकल रेपो में आ गए। इतनी चीज देख ली। अभी हमने क्या किया, फोल्डर का नेम, नया फोल्डर बना लिया। अब इस फोल्डर से मुझे बाहर आना हो तो मुझे क्या करना होगा, cd डॉट डॉट, बस ये भी मैं बाहर नहीं आ रहा। ठीक है, अभी हम इसमें काम करेंगे, इतना समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं इनिट कमांड्स क्या होती है। तो इनिट का मतलब क्या होता है, हम एक गिट के ऊपर जब नई रेपो बनाते हैं, तो हम कौन सी कमांड यूज करते हैं, इनिट कमांड यूज करते हैं। तो इनिट कमांड जब भी हम रेपो बनाते हैं उसके लिए यूज करते हैं। ये कौन सी फाइल बनाता है, डॉट गिट इग्नोर नाम की एक फाइल बनाता है। चेक कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, आपको सिंपली यहाँ पे गिट, सबसे पहले मैं अपना जो लोकल फोल्डर में है उसमें मैं कुछ एक फाइल बना देता हूँ आपके लिए। मैं यहाँ पे आपके लिए एक इंडेक्स ऐड कर देता हूँ, इंडेक्स, यहाँ पे इंडेक्स ऐड नहीं करता, मैं करता हूँ आपके लिए index1.html कर देता हूँ। ठीक है, उसमें मैं एक पैराग्राफ ऐड कर रहा हूँ। पैराग्राफ में दे देता हूँ मैं टेक कृष। ठीक है, मैंने एक पैराग्राफ दे दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, उसको सेव कर लेता हूँ, यहाँ पे कमांड एस कर लिया। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करूँगा, गिट स्टेटस देखता हूँ। गिट स्टेटस क्या बता रहा है मेरे पास, गिट स्टेटस बता रहा है मेरे पास एक एंट्रिक फाइल, समझ गए कौन सी है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले गिट इनिट, तो आपके लिए एक फाइल बनेगी। ये फाइल कौन सी फाइल बनेगी, आपके लिए एक फाइल बनेगी डॉट गिट इग्नोर नाम की। चेक कर लेते हैं। अब मैं ls करता हूँ, तो ls मेरे पास कौन सी, सारी नॉर्मल फाइल बता देगा। जैसे मैं क्या करूँगा, ls-a करूँगा, मेरे पास डॉट गिन इट आ जाएगी। देखना, डॉट गिट, ये मेरे पास एक फाइल बनाता है। ये फाइल कौन सी, कहाँ से बनती है, ये बनती है मेरे पास, ये मेरे पास फाइल कहाँ से बनी थी, ये मेरी बनी थी यहाँ पे गिट इनिट से। ठीक है, तो जब मैं गिट इनिट कमांड यूज करता हूं तो मेरे पास एक फाइल बनती है, उस फाइल का क्या नाम होता है, डॉट गिट नाम से बनती है, डॉट गिट। ठीक है, इतना समझ में आया।
अब देखते हैं अगली कमांड देखते हैं। अगली कमांड क्या बोल रहा है, अब हम देखते हैं अगली कमांड गिट रिमोट ऐड ओरिजिन लिंक। ये आपने ऑलरेडी पढ़ ली। ये क्या करती है, ये ऐड करती है हमारे पास गिटहब के ऊपर क्या रेपोजिटरी ऐड करती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। अब जो लिंक देनी है वो लिंक देनी है आपको HTTPS, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। जहां पे गिटहब का कोड सेक्शन है, ग्रीन कलर का एक कोड सेक्शन आएगा ग्रीन कलर का, उस पर आपको HTTPS वहां पे लिंक मिल जाएगा, कॉपी करके यहाँ पे लिंक डालेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम अगला देखते हैं, ये हमने ऑलरेडी कर रखा है गिट रिमोट वी। ये क्या बताता है आपको कि आप कौन से रिमोट में हो। रिमोट का मतलब वो लिंक दे देगा आपको कौन से रिमोट। चल चेक करके देख लेते हैं। आपको लिखना है गिट रिमोट -v। जैसे क्लिक करूंगा आपके पास एक वो आ जाएगा कि मैं ओरिजिन मेरा है कि मैं इसमें हूं, इसमें github.tech-with-krish, ये मेरा रेपो का नाम आ गया। ठीक है, स्टूडेंट फोल्डर में, स्टूडेंट डेमो नाम के फोल्डर में था। ये पेज पूछ अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये क्या बताता है मेरे को, सिंपल सी ओरिजिन बताता है। ये तो समझ में आ गया। अगली क्या बोल रहे हैं, गिट ब्रांच। अब यहां से एक चीज स्टार्ट होती है, बहुत चीज इंपॉर्टेंट, ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट। गिट ब्रांच, अभी आप ब्रांच देख लो, आगे ब्रांच में आपको एकदम मस्त क्लियरिफाई कर दूंगा। तो ब्रांच का मतलब होता है कि आप अभी कौन सी ब्रांच में हो चेक कर रहा हो। तो अभी हम कौन सी ब्रांच में, हम मेन ब्रांच में चेक कर लेते हैं। गिट ब्रांच लिखूंगा तो यहाँ पे मेन ब्रांच आ जानी चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, गिट स्टेटस करके देख लेता हूँ कौन सी ब्रांच में भाई, कौन सी ब्रांच में मैं अभी हूँ, ऑन मेन ब्रांच। ठीक है, तो गिट ब्रांच क्या बताती है कि आप कौन सी ब्रांच में हो। समझ में आ गया। अब क्या है, अगली बोल रही है कि गिट ब्रांच -m। ये क्या करती है, जिस ब्रांच में मैं अभी फिलहाल मेन ब्रांच में हूं, मुझे मेन करके इसको मास्टर क्या बनानी है, मास्टर ब्रांच बनानी है। बिल्कुल कर सकता हूं मैं। तो मुझे जब भी एक ब्रांच का दूसरे ब्रांच का नाम चेंज करना हो, रीनेम करना हो, तो मैं क्या यूज करता हूँ, गिट ब्रांच -m मेन। ये क्या करता है, हमारे पास ब्रांच का नाम चेंज कर देता है। गिट पुश ओरिजिन क्या करता है, गिट पुश ओरिजिन क्या कर रहा है, आपका जो आपने ऐड कर दिया था, ये क्या कर रहा है, ध्यान से देखना, यहाँ पे वापस देखना क्या कर रहा है। आपने ऐड कर दिया था, आपने कमिट कर दिया था, लास्ट में हमने क्या किया था, पुश किया था, उसमें हमने क्या यूज किया था, गिट पुश ओरिजिन मेन। ये क्या करता है, हमारे पास अपने गिटहब के ऊपर क्या वहां पर उसको पहुंचा देता है। कितना समझ में आ गया। तो हमने सारी चीज देख ली, हमने क्या क्या देख लिया, हमने गिट पुश देख लिया कैसे काम करता है, हमने ब्रांच का नाम चेंज, अभी हम मेन ही रखेंगे, आप कर सकते हो कि इसको हम नाम चेंज कैसे करते हैं वो आपने देख लिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये ब्रांच वाला है ना, ये ब्रांच वाला टॉपिक आगे हम क्या करेंगे, अगला टॉपिक ब्रांच ही है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, आपका जो आपने अभी तक पढ़ा है उसका आपको मैं क्या करता हूँ, वर्क फ्लो बताता हूँ, हमने क्या क्या काम किया है। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ यहाँ पे, और आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखना। अब क्या करूंगा मैं, यहाँ से आपको क्या बताता हूँ, इसका वर्क फ्लो बताता हूँ। कलर चेंज कर लेता हूँ इस बार, आप बोलो तो कर लूँ। ठीक है, मैं आपको क्या बताऊंगा, वर्क फ्लो बताता हूँ। इधर बना देता हूँ थोड़ा सा इसको, इधर वर्क फ्लो। हमने अभी तक क्या क्या वर्क फ्लो, हमने क्या काम किया है। सबसे पहले ये जो वर्क फ्लो, ये किस पे किया हमने, लोकल गिट पर। ठीक है, लोकल गिट पर काम किया है। सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने एक रेपो बनाई थी, मतलब गिट हब पर एक रेपो बनाई थी। गिटहब पर मैंने एक रेपो बनाई भाई। जैसे गिटहब पर रेपो बनाई, उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने क्लोन किया। क्लोन का मतलब क्या हुआ, गिटहब वाली को उठा के मैंने, गिटहब वाली प्रोजेक्ट को उठा के मैंने अपने लोकल सिस्टम, मतलब मैंने VS कोड में लेके आ गया। क्लोन करने के बाद मैंने क्या किया, कमिट किया। कमिट आपको मैंने अच्छे से बता दिया था। कमिट करने के बाद मैंने क्या किया था, उसको कमिट करने के बाद मैंने उसको ऐड किया था। ऐड करने के बाद मैंने क्या किया था, ऐड हो गई। ऐड करने के बाद मैंने क्या किया था, कमिट किया था फिर से। अब ये कमिट मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है पता है तुम्हें, ये कमिट का मतलब है मैंने चेंज किया था। चेंज क्या किया था, फाइल्स में चेंज किया था। तो क्लोन के बाद डायरेक्ट मेरे पास ऐड आना चाहिए, बट ये कमिट मतलब है कि मैंने जो चेंज किया था, मैंने दिस इज क्रिश था, वहां पे मैंने क्या लिखा था, टेक विद क्रिश। ठीक है, इतना था। क्लोन के बाद मैंने ऐड कर दिया, फिर मैंने कमिट कर दिया, लास्ट में मैंने पुश कर दिया। बस इतना सा ही मेरे पास। ये क्या है मेरा, ये आप बता दो क्या है, ये मेरे पास वर्क फ्लो है भाई साहब। ये मेरा क्या वर्क फ्लो है, किसका है कि हमने अभी तक क्या क्या काम किया। गिटहब लोकल गिट का मेरा ये वर्क फ्लो है कि हमने रेपो बनाई, क्लोन किया, फिर मैंने ऐड किया, कमिट किया, पुश कर दिया, बस। ठीक है, अब हम ब्रांचिंग को एकदम मस्त तरीके से समझ लेते हैं, ब्रांचिंग क्या होती है। अब हम देख लेते हैं गिट ब्रांचेज क्या होती है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम्पल देखो आप एक बार, मैं क्या करता हूँ, आपके लिए एक प्रोजेक्ट लेता हूँ। ये अपने एक प्रोजेक्ट बना रहा है, सपोज ये एक बंदा है, ये प्रोजेक्ट बना रहा है। ठीक है, अब क्या करेगा, एक बंदा क्या करेगा, एक मेरे पास बंदा होगा, क्या करेगा, वो डेवलपर होगा।
डेवलपर वो क्या करेगा, इसमें फीचर 1 ऐड करेगा, ठीक है। एक बंदा क्या होगा, एक बंदा टेस्टिंग वाला होगा जो मेरे पास फीचर B बना रहा है। एक बंदा क्या होगा मेरे पास, एक बंदा मेरे पास डेवलपर हो गया, टेस्टर हो गया, और कोई मान लो वो क्या होगा मेरे पास, वो मेरा फीचर 3 बना रहा है। मतलब मेरे पास एक प्रोजेक्ट के अंदर एक बंदा एक फीचर ऐड कर रहा है, दूसरा फीचर भी ऐड कर रहा है, तीसरा फीचर भी ऐड कर रहा है, और लास्ट में अगर मुझे ये प्रोजेक्ट क्लाइंट को देना हो तो मैं करूंगा क्या, ये प्रोजेक्ट इसके फीचर्स भी ऐड करूंगा, इस वाले भी ऐड करूंगा, इस वाले भी ऐड करूंगा, और क्या करूंगा, इस प्रोजेक्ट को क्लाइंट को दे दूंगा। इतनी चीज समझ में आ गई। अब ध्यान से यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे मेरे पास क्या है, कलर चेंज कर लेता हूँ, व्हाइट में व्हाइट नहीं दिखने वाला, तो मेरे पास ध्यान से देखना। अब मेरे पास ये क्या थी, मेरे पास मेन ब्रांच थी। पहले क्या होता था, मास्टर ब्रांच होती है ना, मास्टर ब्रांच को पहले मास्टर बोलते थे, अब इसको मेन ब्रांच बोलते, ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो मेरी ये क्या थी, मेरे पास यहाँ पे आप बोल रहे हो तो मैं यहाँ पे मास्टर ही कर लेता हूँ। मेरे पास मास्टर ब्रांच यहाँ थी, ठीक है, ये मेरे पास कमिट 1 था, यहाँ पे मेरे पास मास्टर ब्रांच आई, ये मेरा कमिट 2 था। अब मैंने क्या किया कि भाई मेरे का एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट मेरा इतना था। अब मेरा क्या करना है कि अगर अब एक प्रोजेक्ट पे अगर पहले डेवलपर काम करेगा, ठीक है, डेवलपर का काम खत्म होने के बाद टेस्टर आएगा, वो टेस्ट करेगा भाई ठीक है नहीं ठीक है, वो बताएगा, टेस्टर बोलेगा इसमें डिफॉल्ट है, वो चेक करेगा, फिर वापस डेवलपर के पास जाएगा, फिर टेस्ट चेक करेगा, फिर क्लाइंट के पास जाएगा। कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स काम था। तो गिटहब में एक क्या हुआ, क्या करा उन्होंने कि उन्होंने एक ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट निकाला। उन्होंने क्या किया कि भाई आप क्या करोगे, ये मेरी क्या है यहाँ पे मेरी एक मेन मास्टर ब्रांच है, आप क्या करो इससे बहुत सारी ब्रांच निकाल लो। एक ये ब्रांच कौन सी है, ये ब्रांच निकाली, कॉपी ब्रांच निकाली, अपने कॉपी करके आप ब्रांचेस निकाल लो, निकाल ली। अब यहाँ इस पॉइंट पर जो ये वाली ब्रांच है, ये ब्रांच यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुई है, इसका ये मेरे पास यहाँ पे इसका कोड पड़ा है, ये मेरा कोड पड़ा है। तो यहाँ पे मैंने एक फीचर ब्रांच निकाल ली। यहाँ पे क्या करूंगा, ये मेरे पास यहाँ पे मेरे पास मास्टर ब्रांच ही है, ठीक है। अब फीचर में मुझे ऐड करना है कि भाई मुझे क्या करना है, फीचर में मैं कुछ भी ऐड कर देता हूँ कि भाई मुझे इसमें कुछ भी ऐड कर दिया, सब XYZ, ठीक है। तो फीचर ऐड करने के बाद क्या हुआ कि अभी अगर एक ब्रांच में काम करता तो मेरा फीचर हो गया। अब मैं बोलता हूँ फ्यूचर में यहाँ पे एक ब्रांच और निकाल देता हूँ कि भाई मुझे टेस्टिंग वाली ब्रांच और निकालनी है, कि मुझे टेस्टिंग करनी है इस पर। तो अब ध्यान दो कि भाई एक ब्रांच पे अगर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सारे काम देखूंगा कि भाई सबसे पहले पूरा एक फीचर ऐड कर दिया, फिर मैं टेस्ट करूंगा, फिर फीचर ऐड करूंगा, फिर टेस्ट करूंगा, ये तो गलत बात हो गई ना। तो क्या किया मैंने, ब्रांचेज निकाली बहुत सारी। ये क्या करेगा, ये अपना अलग अलग काम करेगा, ये अपनी क्या ये तो अपनी का अलग काम है ही। ये क्या करेगा, अपना एक और ब्रांच निकालूंगा, वो क्या करेगा, वो वहाँ पे अपना एक अलग काम करेगा। तो ब्रांचिंग का मतलब क्या हुआ, हमने अलग अलग ब्रांचेज में तोड़ दिया। अब ये मैंने यहाँ पे ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट लगाया कि प्रोजेक्ट एक है भाई, इसको इसमें काम करवा दो, फीचर 2 एक काम कर लेगा, फीचर तीसरा काम कर लेगा, और लास्ट में क्या कर देंगे हम, इस पर कलर ले लेता हूँ आपके लिए, ये वाला। लास्ट में क्या करते हैं, इन ब्रांचेज को अपने मर्ज कर देते हैं। तो मर्जिंग का कॉन्सेप्ट आएगा, ये भी बताऊँ आगे, मैं बता देता हूँ। लास्ट में जो मर्ज करते हैं, मर्ज करने के बाद मतलब इसका मैंने पूरा फीचर देख लिया, इसका फीचर देख लिया, जो मेन कॉन्सेप्ट था उसको लेके लास्ट में मर्ज करके वो मैं फाइनल इसको क्लाइंट को दे दूंगा। बस इतना सा काम है किसका, गिट ब्रांचेज का। समझ में आ गया, मतलब हम क्या करेंगे, बहुत सारे ब्रांचेज बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब हम ब्रांचेज में कौन कौन सी कमांड होती है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारे पास गिट ब्रांच। गिट ब्रांच क्या करती है, कौन से ब्रांच में हो चेक कर लो, कौन सी ब्रांच में बता देते हैं। गिट ब्रांच गिट स्टेटस, जैसे स्टेटस चेक करूंगा अब यहाँ पे दिखा देगा कि अभी आप मेन ब्रांच में हो, ठीक है, समझ में आ गए। दूसरी ब्रांच क्या बोल रही है, अगर आपको ब्रांच का नाम रीनेम करना हो, तो आप क्या यूज करोगे, आप लिखोगे गिट ब्रांच -m मेन। ये जब लिखोगे तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपनी गिट का ब्रांच का नाम चेंज कर सकते हो। अभी मैं नहीं कर रहा, अभी मेन तो मेन ही रख रहे हैं, ठीक है। तीसरी आती है गिट चेकआउट। ये क्या करता है, गिट चेकआउट ब्रांच नेम, ये क्या करता है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में चला जाता है। उससे पहले आप ये वाली देखो, गिट चेकआउट -b और न्यू ब्रांच, ये क्या करता है आपके लिए, न्यू ब्रांच बना देता है, एक नई ब्रांच बना देता है, अभी एक नई ब्रांच बना के देख लेते हैं। तो क्या यूज करते हैं हम, गिट चेक आउट -b क्या था, और नई ब्रांच का नाम देता हूं मैं मास्टर, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा रहा है स्विच टू ए न्यू ब्रांच मास्टर। अब चेक करते हैं स्टेटस, अगर मेरे पास मास्टर आया तो मैं सही ब्रांच में हूँ। देखो गिट मास्टर, समझ में आया।
अगली क्या बोल रही है, अब ऊपर वाली देखते हैं नंबर 3। अब मेरे को क्या है, नेविगेट, मतलब मुझे क्या करता है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे ले जाता है। तो अभी मैं मास्टर ब्रांच पे हूँ, मेरी पुरानी मेन ब्रांच थी, तो मास्टर से मुझे मेन में ले जाएगा। आप चेक कर सकते हो उसको, ठीक है। क्या करती है, एक ब्रांच मुझे डिलीट कर देती है। अगर मैं मास्टर में हूँ तो अगर मास्टर में हूँ तो मेन डिलीट कर सकता हूँ, और मेन में हूँ तो मास्टर डिलीट कर सकता हूँ। बस यही ब्रांच की कुछ कमांड्स है। अब एक बार रन करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बस सिंपल सा है। नोट्स जरूर बना लेना, इन पॉइंट्स के नोट्स बनाओगे ना अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं ब्रांचेज को मर्ज कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो वे होता है ब्रांचिंग को मर्ज करने से पहले, आप एक डायग्राम देखो। ये मेरे पास ब्रांच है, मैं ब्रांच बना रहा हूं आपके लिए। ये मेरी यहाँ पे फीचर ब्रांच आ गई, ये मेरी फीचर ब्रांच है। ये मेरे पास मेन ब्रांच है। यहाँ पे मेरे पास बोल देता हूँ फीचर 2 ब्रांच है। ये मेरे पास मेन ब्रांच है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया। अब अगर मेरे को दो ब्रांचेस को कंपेयर करना हो तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा गिट डिफ, फिर मैं ब्रांच का नाम। मैं यहाँ से कंपेयर कर सकता हूँ कमिट्स को, 2 कमिट्स को कर सकता हूँ, मैं 2 ब्रांचेस को कंपेयर कर सकता हूँ, 2 फाइल्स को कर सकता हूँ। ये हमने ऑलरेडी बहुत बार कर लिया, तो आप एक बार इसको करके देख लेना कि 2 ब्रांचेस को कैसे कंपेयर करते हैं। अब बात करते हैं कि हम 2 ब्रांचेस को मर्ज कैसे करते हैं। भाई मेरे पास, मैंने ब्रांचेस तो बना ली कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मेन ब्रांच है, ये मेरे पास फीचर 1 है, ये फीचर 1 है, ये फीचर 2 है। अब क्या करना है, इनको मुझे मर्ज करना है, इनको मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए पहला तरीका होता है कि आपको सिंपल सा क्या लिखना है, विद द हेल्प ऑफ, एक तो हम गिट की हेल्प से कर सकते हैं और एक हम गिटहब की हेल्प से कर सकते हैं। पहले मैं वो गिट की हेल्प से करके बताता हूँ कि मर्ज कैसे करते हैं। तो आपको सिंपल क्या कमांड चलानी है, गिट मर्ज और ब्रांच का नाम। तो जैसे अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ गिट ब्रांच, कौन कौन सी है मेरे पास 2 ब्रांच है। मैं बोलूंगा गिट मर्ज। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखे मैंने कहा गिट मर्ज और ब्रांच का नाम। मेरे पास मेन क्या है, फीचर 1 है, तो मैं क्या करूँ, उसको किसके साथ मर्ज कर दूंगा, मेन के साथ। बस सिंपल सा एंटर करना है। बट ये मैं आपको करके नहीं दिखा रहा, मैं आपको जो मेन चीज है वो करके दिखा रहा हूँ, विद द हेल्प ऑफ गिटहब। उसको क्या बोलते हैं हम, अब गिटहब की हेल्प से करते हैं, उसको बोलते हैं पीआर। पीआर होता है हमारे पास पुल रिक्वेस्ट। पुल रिक्वेस्ट क्या होता है, जैसे मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर 1000 लोग काम कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट है, वो 1000 लोग काम कर रहे हैं, तो ये अपना डेवलपमेंट का करेगा, ये टेस्टिंग का करेगा, ये और काम करेगा, ये और काम करेगा, सबका अलग अलग काम रहेगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे विद द हेल्प ऑफ पीआर से क्या करना है, मुझे मर्ज करना है। तो मेरे पास क्या होगी, मेरे पास ब्रांच होगी, ब्रांच 1, ये मेरे पास फीचर 1 थी, वहां पे मेरे पास क्या होगी, मेन ब्रांच होगी। तो होगा क्या, जो मेरे पास फीचर्स होंगे वो क्या आएंगे, मेन के पास आएंगे। मेन के पास आएंगे, मेन में क्या होगा मेरे पास, फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे क्या बैठा है, मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजर बैठा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट मैनेजर क्या करेगा, चेक करेगा कि भाई फीचर 1 ठीक है, एक्सेप्टेड। फिर फीचर 2 ठीक है, एक्सेप्टेड। फीचर 3 ठीक है, बिल्कुल गलत, उसको उठा देगा। तो ये मेन ब्रांच में क्या करेगा, वो वेरीफाई करेगा कि कौन कौन सी हमारी फीचर्स काम के। फिर क्या करेगा, लास्ट में जो ब्रांचेज काम की होगी उनको मर्ज कर देगा इनको सबसे, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम गिटहब की हेल्प से देखते हैं कि हम कैसे मर्ज करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, आपके लिए सिंपल सा यहाँ पे आता हूं। तो आपके लिए मैं रेपो पे आ गया। रेपो पे आने के बाद अब क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपली अपने रेपो पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा पुल रिक्वेस्ट का। पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करो और आप सिंपली यहाँ पे न्यू पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दो। जैसे आप न्यू पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे, बेस में आपको अपनी मेन ब्रांच रखनी है। कंपेयर किसके करना है, मैंने फीचर 1 से करना है, मतलब इन दोनों ब्रांच को मुझे मर्ज करना है। तो मेरे पास 2 ब्रांच थी, किस किस को मर्ज करना है, वो दोनों ब्रांच यहाँ पे आ गई। आपको सिंपली यहाँ पे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करो, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी दे दो, ऐड टू ब्रांच, कुछ भी दे दिया मैंने एक बार, ठीक है, 2 ब्रांच। अब आपको सिंपली यहाँ पे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करना। जैसे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे आपका क्या होगा, यहाँ पे देखो ये दोनों ऑटोमेटिकली मर्ज हो रही है। अब मर्ज पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करोगे तो आपकी क्या हो जाएगी, दोनों ब्रांचेज क्या हो जाएगी, यहाँ पे फाइनली मर्ज हो चुकी है। अब कहाँ पे देखेंगे मर्ज हो गई, सिंपली अपने रेपो पे आएंगे, वापस से रेपो पे आके हम वापस रेपो पे क्लिक करेंगे। अब देखो अब मेरे पास ब्रांच थी, मेरे पास यहाँ पे मेन ब्रांच में क्या आ गई, मेरे पास मेन और फीचर दोनों ब्रांचेज आ गई, ठीक है। मेरे पास ब्रांचेज कितनी यहाँ पे 2 ब्रांचेज है, ठीक है। और मेरे पास इस मेन के अंदर कौन सी ब्रांच मर्ज हुई है, फीचर 1 वाली। पहले मेरे पास कौन सी दिख रही थी, सिर्फ मेन वाली। तो अभी हमने क्या किया, मेरे पास फीचर 1 मतलब मेरे पास जो लोकल वाला था उसमें और मेन में जितनी ब्रांचेस थी सारी मैंने क्या कर दी, यहाँ पे मर्ज कर दी। बस यही मर्ज होता है। अब मुझे एक कॉन्सेप्ट और बताना आपको, वो कॉन्सेप्ट क्या है। तो जैसे मेरे पास पीआर था, वैसे एक मेरे पास पुल कमांड होती है। ये क्या करती है,
ये फेच करती है जितना भी कंटेंट है, कहाँ पे, रिमोट वाले, मतलब मेरे पास गिटहब पे जितना भी कंटेंट है, जो भी कंटेंट है उनको डाउनलोड करती है और किस में लेके आ जाती है, अपने लोकल रेपो में। ऐसे समझो, ये मेरे पास क्या है, मेरे पास गिटहब है, ये मेरे पास क्या है यहाँ पे, ये मेरे पास लोकल रेपो है मेरी। तो जो भी मेरे पास गिटहब में है उसको क्या करेगी, ये उसको क्या करेगी, उसको डाउनलोड करेगी, उसके बाद किस में ले आएगी, वो लोकल रेपो में लेके आ जाएगी। लोकल रेपो यानी जो VS कोड में हम चला रहे हैं अपने पीसी में, बस यही काम करती है। तो पुल कमांड का क्या होता है, कभी इंटरव्यू में पूछ लेगा, तो क्या करना है कि लोकल रेपो के अंदर कंटेंट, गिटहब का कंटेंट डाउनलोड करके यहाँ पे पटक दो। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो अब हम देखते हैं फोर्क क्या होता है, क्लोन क्या होता है, पुल रिक्वेस्ट। क्लोन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। क्लोन का मतलब क्या होता है कि मेरे पास गिटहब पे जो भी मेरे पास सामान पड़ा है, जो भी मेरे पास प्रोजेक्ट है, उसको किस पे लेके आना, मुझे मेरे लोकल पे लेके आना। उसको क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, उसको क्लोन बोलते हैं। ठीक है, पुल रिक्वेस्ट PR अभी बताया था मैंने। पुल रिक्वेस्ट का क्या होता है, हमें मर्ज करना होता है किसी चीज को, तो मर्ज करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, PR काम में लेते हैं। ठीक है, अब मेरे पास आ गया फोर्क। ये क्या होता है, ये मेरे पास कॉपी बनाने में काम आता है। ये क्या होता है, गिटहब की रेपोजिटरी होती है ना, गिटहब की रेपो की एग्जैक्ट कॉपी बना देता है। एग्जैक्ट कॉपी बना के क्या करता है, उस अकाउंट में डाल देता है। मतलब क्या करता है, मेरे पास जो भी गिटहब होता है उसकी क्या कर देता है, ये कॉपी बनाता है। इतना सा याद रखना आपको, बस सिंपल सी जो थ्योरी है ना वो चीज याद रखना, कभी इंटरव्यू में पूछ ले। तो मैंने आपको फोर्क बता दिया क्या होता है, क्लोन बता ही दिया मैंने कि मेरे पास गिटहब से मेरे को लोकल पे मेरा जो भी मेरे को लेके आना है, फोल्डर प्रोजेक्ट लेके आना है उसको। और PR मैंने अभी बताया था, दो मर्ज करने के लिए, दो फीचर्स, दो भी मेरे 2 ब्रांचेज या 4 ब्रांचेज, उनको मर्ज करने के लिए हम काम में लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं एसेंशियल्स रेपोजिटरी फाइल्स कौन कौन सी होती है। तो हमारे पास 2 टाइप की फाइल्स होती है, एक होती है readme.md, एक होती है मेरे पास .gitignore। तो readme.md को आप ऐसे समझो, ये एक ऐसी फाइल होती है जिसमें अबाउट उस प्रोजेक्ट के बारे में न्यूज होती है कि उसके अंदर हमने क्या यूज किया है, कौन से उसके अंदर हमने टेक्नोलॉजी यूज करी है। तो ये क्या होता है, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन और उसमें गोल्स क्या क्या। ठीक है, उसमें अंदर सेटअप में कौन कौन सी कमांड्स यूज की है, कौन से फीचर यूज करे हैं, और हमने कौन सा टेक्स्ट टैग यूज किया है। तो ये आपको टैग स्टाइल कौन सा यूज किया है, ये आपका readme.md में होता है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि अबाउट प्रोजेक्ट जो भी चीज होती है किस में होती है, readme.md में। git ignore क्या होता है, git क्या होता है, ये ऐसी फाइल होती है जो गिटहब पर अपलोड नहीं होती। ये ऐसी फाइल होती है जो गिटहब पर अपलोड नहीं होती। ये कहाँ पे रहती है, सिंपल हमारे प्रोजेक्ट के अंदर रहती है। तो इसमें जो हेवी फोल्डर्स होते हैं, जैसे वो वाले हेवी फोल्डर्स इसमें आ जाते हैं, API कीज इसमें आ जाती है, सिस्टम के लॉग्स होते हैं। अगर आप डेटा इंजीनियरिंग करोगे, डेटा इंजीनियरिंग करते हैं तो वहाँ पे हमारे को लॉग्स पढ़ाते हैं। वो लॉग्स यहाँ पे वो लॉग्स इसमें पड़े रहते हैं। इसमें जो हमारे पास हेवी कीज होती है वो पड़ी रहती है, इसमें हेवी फोल्डर्स पड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, .gitignore कहाँ पे, मेरे पास गिटहब पे अपलोड नहीं होता। बस इतना सा काम है, ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं HTTPS और SS कीज क्या होती है। तो HTTPS मेथड क्या होता है, ये एक सिंपल सा URL होता है। सिंपल सा क्या होता है, URL होता है। ये URL कौन सा होता है, आप सिंपली यहाँ पे कोड पे आओगे तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा। HTTPS का यहाँ पे एक URL आएगा, उसी URL की हम बात कर रहे हैं। तो HTTPS का एक URL आता है, ये क्या करता है, ये हेल्प करता है किसमें, हमारे लोकल के अंदर जब भी हम गिटहब से जब भी हमारा प्रोजेक्ट के वहाँ पे कंटेंट डालना हो तो वहाँ पे हम लिंक का यूज करते हैं। तो उसमें क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। ठीक है, फिर मेरे पास क्या है, SS कीज। ये मेरे पास क्या होती है, SS कीज। यहाँ पे देखो आप, ये SS कीज ये होती है ऐसे। तो ये हमारे पास पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पब्लिक और प्राइवेट कीज पेयर सेट्स होता है इनका, मतलब पब्लिक और प्राइवेट दोनों में से कोई भी की का एक सेटअप हो सकता है। इसका एडवांटेज क्या है, 1 टाइम सेटअप, एक बार सेटअप कर लो फिर आप बार बार यूज कर सकते हो। इसके बाद बिना पासवर्ड मैनेज करे आप डायरेक्ट पुल और पुश कर सकते हो। मतलब क्या होता है, इसके अंदर में बार बार कॉपी करना पड़ता है। इसके अंदर एक बार अगर हमारा बन गई ना, की बन गई, एक बार मेरी की बन गई तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, बार बार यूज कर सकता हूँ। बस ये कहाँ पे मिलती है आपको, इस कोड सेक्शन में मिलती है। यहाँ पे जैसे कोड पे क्लिक करोगे आपको HTTPS मिल जाएगा, SSH मिल जाएगा और गिटहब की CLI मिल जाएगी। इतनी चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब हम देखते हैं एडवांस गिट यूटिलिटीज। ये टॉपिक है, ये हमारे इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए, हमारा इंटरव्यू में नहीं पूछते ये टॉपिक। तो यहाँ हमारे पास कुछ ब्रांच, यहाँ पे कुछ कमांड्स होती है, सारी कमांड्स एक बार इनका रिकैप देख लेते हैं। आपको थ्योरी पता होनी चाहिए इनका। ठीक है, तो हमारे पास जैसे गिट स्टेस होती है, क्या होता है कि जो भी हमारा अधूरा काम या टेम्परेरी क्लिप होता है उसको सेव करता है। जो भी मेरे पास
सेव करता है या हाइड करता है। जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ, वो बीच में रुक गया तो उसको सेव कर देगा, फिर उसको हाइड कर देगा वहां से, ताकि हम अगला काम स्टार्ट कर सके। चेरी पिक क्या होता है, ये क्या करता है, दूसरी फाइल से, जैसे मेरे पास 2 फाइल है, ये मेरे पास फाइल 1 है, ये फाइल 2 है, तो मेरे पास मैं भी मेरी मेन ब्रांच यहाँ पे है, तो ये क्या करेगा, इस दूसरी फाइल से एक कमेंट उठाएगा और क्या करेगा, यहाँ पे लाके दे देगा। ठीक है। गिट रीबेस क्या होता है कि मेरे पास जो भी मेरे पास कमिट है उसको स्ट्री को क्लीन करना। गिट टेक v1.0 क्या होता है, ये वर्जन बताता है किसका पॉइंट, जो हमारे पास मार्क पॉइंट होता है ना, एक मार्क पॉइंट टॉपिक होता है, वो आपको अभी नहीं पढ़ना, बस थोड़ी याद रखना इसकी। और एक होता है मेरे पास गिट रिफ्लॉग, मतलब डिलीट हुई ब्रांचेज या कमिट्स को ढूंढना। अगर मेरे पास कोई ब्रांच है वो मेरे पास डिलीट हो गई, या मेरे पास कोई कमिट है वो डिलीट हो गया, उनका करना, उनको ढूंढना। ये आपको सिर्फ पता होना चाहिए, एक बार दिमाग में होना चाहिए कि हमने कुछ ऐसी चीज पढ़ी थी। वैसे एक इंटरव्यू में नहीं पूछते, इंडस्ट्रियल लेवल की चीजें हैं। ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं रियल कंपनी वर्कफ्लो क्या होता है, एक बार इसका रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले जो मेरे पास कोई भी मेरे पास वो डेवलपर होता है, उसको क्या बोलते हैं, डेवलपर को एक टास्क देते हैं जिसमें कोई बग वगैरह हो, कि आपको बोल देंगे कि ये बग तेरे को फिक्स करना है। ठीक है। तो ये बग दे, वो उसको क्या एक टास्क दे देंगे, फिर क्या करेंगे, वो क्या करेगा, उस टास्क में वो काम शुरू करेगा, उसमें वो चेकआउट करेगा या लॉगिन करेगा, क्या करेगा वो अपने हिसाब से करेगा। क्या मतलब, सबसे पहले क्या किया, डेवलपर को क्या दे दिया हमने, एक बग दे दी। फिर वो क्या करेगा, उसके अंदर फीचर्स देखेगा, कौन से फीचर ऐड करना, कौन सा फीचर ऐड नहीं करना। फिर उसमें वो कमिट पुश करेगा, कोड कंप्लीट करके और क्लियर मैसेज उस गिटहब पर पुश कर देना। फिर वो पुल रिक्वेस्ट भेजेगा, ताकि क्या कर रहे हो वहां से आप मर्ज कर सके, और लास्ट में क्या होगा, मर्ज करके आप उसको डिप्लॉय कर दो। तो ये चीज होती है रियल कंपनी का वर्क फ्लो होता है, कैसे काम करते हैं। तो डेवलपर को क्या करता है, एक बग होती है वो दे देते हैं कि इसको सोल्व करनी है तेरे को, फिर वो अपना कोई भी कमांड यूज करके उसको काम शुरू कर देता है उसके ऊपर, फिर पुश कर देता काम होने के बाद, फिर उसको पुल रिक्वेस्ट PR की हेल्प से वहाँ पे मर्ज करता है, और मर्ज करने के बाद लास्ट में उसको डिप्लॉय कर देता है। ये हमारा वर्क फ्लो रहता है किसमें, कोई कंपनीज में। समझ में आ गया। अब मैं आपके लिए लास्ट में कुछ इंटरव्यूज के क्वेश्चन लेके आया हूँ, इन क्वेश्चंस को आप एक बार देख लेना। क्वेश्चंस क्या क्या मैं आपको बता देता हूँ एक बार, कि गिट मर्ज और गिट रीबेस के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है। डिलीट ब्रांच, जो भी ब्रांच होगी डिलीट होगी, उसको कैसे लेके आई, वो मैंने अभी आपको बताया था कि रीफ्लॉग की हेल्प से लेके आते हैं। यहाँ पे रीफ्लॉग लिखा भी होगा। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं गिट रीसेट माइनस हार्ड क्या होता है, इसको आप देख लेना एक बार। और लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है डिटेक्टेड हेड स्टेट क्या होता है। हेड स्टेट का मतलब कि मेरे पास बहुत सारी ब्रांचेज होती है ना, उसमें से मेरे पास हेड ब्रांच कौन सी है, जो लास्ट वाली होती है वो मेरे पास क्या होती है, हेड ब्रांच होती है। ये हट जाएगी तो हेड कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। ये आपको एक बार देख लेना है। ठीक है। तो हमने गिट और गिटहब का बिल्कुल 0 से एडवांस तक सारे कॉन्सेप्ट देख लिए, जो कॉन्सेप्ट हमारे लिए मैंडेटरी, जो हमारे इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं और जब प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें काम आता है। आई होप आपको ये वीडियो भी समझ में आए होगी, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए वो भी समझ में आए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।